हेलो फ्रेंड्स, तो इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली वॉर 2 रिलीज हो चुकी है एंड आई कैन क्लियरली से दिस कि वॉर 2 अब तक की बेस्ट स्पाई यूनिवर्स मूवी है भाई। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि भाई देखो अब तक जो भी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज हमने देखी है, चाहे टाइगर हो, पठान हो या वॉर 1 भी हो, तो उसमें जो स्टोरी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती थी। एक फ्लैट स्टोरी लेकर चलती थी मूवीज़, कोई ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते थे। थोड़े बहुत जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिले हैं वो वॉर 1 के अंदर ही देखने को मिले हैं। और अब उसी ट्विस्ट एंड टर्न्स को अगर 10 गुना 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो हियर कम्स वॉर 2। भाई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। फर्स्ट हाफ में भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी एक झलकी है भाई। फर्स्ट हाफ में आपको इंटरवल ब्लॉक में देखने को मिलेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत है, यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। लेकिन सेकेंड हाफ में ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट ये मूवी आपके ऊपर फेंकती चली जाती है एंड दिस फील्स रियली कूल। तो भाई इतना सुन के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उतनी भी अच्छी नहीं होने वाली, एक स्टोरी आपको अच्छी देखने को मिलती है। फाइनली अ गुड स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, मैं बहुत अच्छी स्टोरी नहीं कहूँगा कि भाई माइंड ब्लोइंग स्टोरी लिख दी है, बट स्पाई यूनिवर्स की अगर पिछली सारी मूवीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे हमें लगता है कि हाँ फाइनली एक स्टोरी देखने को मिली है जहाँ पे कोई पाकिस्तान का एंगल नहीं है, यहाँ वहाँ फलाना ठिकाना कुछ नहीं है। एक स्टोरी पे फोकस की गई मूवी है और इसलिए यहाँ पे जब कैमियोज आपको देखने को नहीं मिलते तो आपको बुरा नहीं लगता है। ऊपर से भाई 3 घंटे कब गुजर गए वो भी मेरे को पता नहीं चला। तो अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इस मूवी की पूरी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं एंड मिड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन उतना खास नहीं था, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन देयर वाज समथिंग। तो चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक स्पॉइलर वार्निंग भाई, क्योंकि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद तुम छोड़ सकते हो। बाद में मूवी देख लो, उसके बाद देखना। बाद में मत बोलना कि मैं तो स्पॉइलर दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह वॉर 1 के एंड में कबीर फिर से रॉग हो जाता है, मतलब कि रॉग नहीं होता, दुनिया को मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि कबीर रॉग हो चुका है और कबीर ये खुद से डिसाइड करता है कि उसे रॉग ही रहने दो, वो अंडर कवर बन के अपना काम करता रहेगा। ये बात कर्नल लूथरा को पता है, तो भाई वो भी अपना टाइमली अपडेट्स उसको देते रहते हैं, अलग अलग मिशंस उसको देते रहते हैं। तो अब कर्नल लूथरा ने उसको उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन दे दिया है, जहां पे उसको सही गलत हर चीज की लकीर को क्रॉस करना होगा ताकि वो इंडिया को बचा सके। अब इंडिया को बचाना किससे है? तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो लोग खुद को टेररिस्ट नहीं कहते, वो लोग खुद को बिजनेसमैन कहते हैं। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कली। यस, कली और कल्कि वाला हिसाब है। यहाँ पे ऋतिक रोशन कल्कि बन के उनका नरसंहार करने आया है। तो भाई अब ये जो कली है, अब एक्चुअली में इस कली का जो डेवलपर कौन है, मतलब कि इसका असली मालिक कौन है, वो अभी तक हमें मूवी के अंदर नहीं बताया गया। मतलब कि मेन थैनोस अभी भी नहीं पता हम लोगों को कि इस यूनिवर्स का मेन थैनोस कौन होने वाला है। लेकिन फिर भी वो जो मेन थैनोस है उसने ही अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम उसने दिया है कली। और उसमें क्या है कि इंडिया है और इंडिया के आजू बाजू के जितने भी देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, तो ये जो आजू बाजू वाले जितने देश हैं इंडिया के, उन सब में से एक एक महारथी उसने चुन रखे हैं ताकि वो इंडिया पे अटैक कर सके। अब इंडिया पे अटैक क्यों करना है इसका कोई रीज़न हमें नहीं दिया गया और ये एक फ्लॉ लगता है मेरे को, क्योंकि भाई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, कोई भी और आतंकवादी कोई भी होता है, उसके पास एक मकसद होना चाहिए। किसी भी बोलते ना मकसद तो भाई किसी के पास भी एक मकसद होता है कि वो क्यों चोट पहुंचाना चाहता है किसी देश को। तो यहाँ पे एक मकसद यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बस एक ही चीज़ दिखाई गई है कि भाई बस बर्बाद करना है। क्यों बर्बाद करना है ये नहीं पता। तो लेकिन इससे आप ये जज मत करना कि भाई मूवी की स्टोरी बेकार है। ये एक प्लॉट होल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हर देश से उन्होंने एक एक बंदे को जोड़ लिया है और वो लोग मेन है। जैसे इंडिया से एक आदमी है, तो अब ये लोग कौन है? वो ट्रेटर ही है, वो जो इंडिया से जिसको उन्होंने चुन के रखा था। तो वो एक टाइम पे रॉ का ही एजेंट होगा या फिर इंडिया में ही किसी बड़े पोजीशन पे था वो। तो अब वो ट्रेटर यहाँ पे बन चुका है एंड वो भी पैसे कमाने के लिए, भाई सीधा बात है, पैसा, देशभक्ति जाए भाड़ में, मेरे को तो पैसा कमाना है, सीधा मोटिव ये है। तो उसी तरह जिस तरह इंडिया से चुना हुआ तो उसी तरह पाकिस्तान से भी है, म्यांमार से भी है, चाइना से भी है, तो इसी तरीके से सब लोग हैं। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना है कबीर को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन तक वो कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए उसको एक हरामी आदमी बनना पड़ेगा। उसको ये दिखाना होगा, उनको यकीन दिलाना होगा कि वो एक्चुअली में रॉग हो चुका है एंड दे कैन ट्रस्ट हिम। तो उसके लिए वो क्या करता है कि ऋतिक रोशन जो है, जो अपना कबीर है, वो एक फ्रीलांसर बन जाता है।
अब फ्रीलांसर वो नहीं कि जो तुम किसी और के लिए काम करते हो कंप्यूटर में, वो फ्रीलांसर नहीं, वो किसी दूसरे ग्रुप के लिए, जैसे अब वो किसी एक गुंडे के लिए, किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए फ्रीलांसर काम करता है कि भाई तुमको जिस गैंग को ख़त्म करना है मेरे को नाम बताओ, मैं जाके उसको ख़त्म कर देगा। तो मूवी की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से होती है, जहां वो जापान जाता है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है, एक फ्रीलांसर वाला काम मिला हुआ होता है कि जापान में इस आदमी को ठोकने का। तो कबीर जाके उसको ठोक देता है, वो वहाँ से उसके जब ठोक लेता है उसको तो उसको पैसे मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से कबीर काम कर रहा है, और जब कबीर के इस तरीके के काम करने के तरीके को जब वो लोग लाइक करने लगते हैं तो वो फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब से कबीर जो है वो इसी के लिए काम करेगा, मतलब कि कली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करेगा। तो वो लोग उसको धोखे से बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अपना चेहरा भी रिवील कर देंगे तुम्हारे सामने। लेकिन अपना चेहरा रिवील करने से पहले वो लोग कबीर का एक आखिरी टेस्ट लेना चाहते हैं, और आखिरी टेस्ट है कबीर का उसके गुरु, समझे, कर्नल लूथरा को उसके सामने लाया जाता है किडनैप करके, और कहा जाता है कि अगर तुमने इसको मार दिया तो भाई हो गए, तुम पास हो गए। तो अब यहाँ पे कर्नल लूथरा को भी पता होता है, कर्नल लूथरा उन लोगों के सामने एक्टिंग कर देते हैं कि कबीर तू तो हरामी हो गया, थूक देते हैं उसके मुंह पे। लेकिन फिर जब कबीर उनको मारने के लिए थोड़ा जंगल में आगे लेके जाता है तो फिर कर्नल लूथरा भी उसको खुद कहते हैं कि कबीर अब देश के बारे में सोचना है, इंडिया फर्स्ट। ये एक पूरी मूवी में एक मोटो चला हुआ है कि अपने से पहले देश को आगे रखना है, वट एवर इज द कंडीशन, इंडिया फर्स्ट। तो भाई वो कर्नल लूथरा कहते हैं कि मैंने हमेशा देश के लिए सब कुछ किया है और देश के लिए मरने का जो सौभाग्य है वो मुझसे मत छीनो, कबीर मार दो मेरे को, क्योंकि अगर तुम मेरे को नहीं मारोगे तो फिर ये मिशन अकॉम्प्लिश नहीं हो पाएगा। तो फिर वो खुद कबीर को कहते हैं कि कबीर मेरे को मार दो। एंड दिस वॉज रियली एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि भाई जो कर्नल लूथरा का जो कैरेक्टर था ना वो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता था, एंड मैं उनको आगे भी स्पाई यूनिवर्स में देखना चाहता था। लेकिन फाइनली यहाँ पे उनके कैरेक्टर का एंड हो जाता है, कबीर ना चाहते हुए भी उनको मार देता है। तो अब उनको मारने के बाद इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कली जो है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ चलो भाई, अगर इसने कर्नल लूथरा को मार दिया तो अब ये 100% रॉग हो चुका है अपने देश के लिए, इसको अपने देश से कोई प्यार नहीं है, अब हम इसके सामने आ सकते हैं। तो अब वो सभी लोग उसके सामने नहीं आते, जो इंडिया से जो होता है, जो जैसे बोला ना हर देश से एक एक आदमी बैठा रखा है उस थैनोस ने, तो इंडिया से जो आदमी होता है वो उसके सामने आता है, अपना चेहरा रिवील करता है एंड फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि अब तुमको ये काम करना है, वो काम करना है। अब दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पे रॉ पूरा पागल हो जाता है, और यहाँ पे कर्नल लूथरा की जो बेटी होती है, मतलब कि अपनी कियारा आडवाणी, तो वो भी एक शपथ ले लेती है भाई कि मेरे को अब कबीर को ढूंढना है, कबीर को मारना है। क्योंकि जब कबीर उसको मार रहा था कर्नल लूथरा को, तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक सीक्रेटली एक वीडियो बना लिया और उसको सीधा रॉ को भेज दिया, ताकि फिर कबीर चाह कर भी रॉ के पास वापस ना जा सके और रॉ भी उसको मारने को खोजे। तो अब यहाँ पे वो भी उसके पीछे पड़ जाती है, और कियारा आडवाणी जो है वो अब डिसाइड कर लेती है कि अब वो भी रॉ का एक हिस्सा बनेगी और कबीर को मारेगी। अब कर्नल लूथरा की जगह एक दूसरा इंसान आया है, वो है हमारे अनिल कपूर। ही इज़ द मेन हेड नाउ, एंड अब उनके ही ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। और अब एक मिनिस्टर होते हैं, शायद होम मिनिस्टर होते हैं वो, तो वो ऐसे बोलते हैं अनिल कपूर को कि एक ही आदमी है जो कबीर की तरह सोच सकता है और उसको मार सकता है, और वो है विक्रम। अब भाई उसके बाद फिर जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, जो कि एंट्री अच्छी थी, बट भाई वहीं वीएफएक्स वाला झमेला, वीएफएक्स इतने ज़्यादा ख़राब थे वहाँ पे कि वो एंट्री फील नहीं होती, वो फेक एप्स वो तो ठीक है, लेकिन एंट्री अच्छी थी। ठीक, अगर वीएफएक्स को थोड़ा साइड कर दिया जाए तो एंट्री वाज क्वाइट कूल। और उसी तरह एंट्री होती है, वो जाके कुछ नेवी ऑफिसर्स को बचाता है जो किडनैप हो चुके थे, तो इस तरीके से उसकी एंट्री दिखा दी जाती है। एंड अब वो और कियारा आडवाणी और बाकी के जो रॉ के मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर कबीर को ढूंढना चाहते हैं, बट कबीर अब कैसे मिलेगा। तो भाई अब ये लोग ऐसे सोच ही रहे होते हैं कि कबीर को हम लोग कहाँ ढूंढे, किस तरीके से ढूंढे। तभी कियारा आडवाणी को याद आता है कि एक नैना नाम की लड़की थी वॉर 1 मूवी में, वो मर गई थी और उसकी बेटी को इसने गोद ले लिया था ऋतिक रोशन ने, तो उस बेटी को खोजते हैं। तो फाइनली वो लोग उसके स्कूल तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे ऋतिक रोशन भी उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन फिर वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है इंडिया वाला, वो कबीर को बता देता है कि देखो तेरे पीछे रॉ पड़े हुए हैं, तो बच के रहना। तो अब वो उस लड़की को लेकर भागता है, चेज वाला वही सीक्वेंस होता है जो कार में भागता है ऋतिक रोशन और पीछे से जूनियर एनटीआर उसका पीछा करता है। तो वो जो चेस सीक्वेंस था और उसके बाद वो जो ट्रेन वाला सीक्वेंस था, दैट वाज एक्चुअली गुड। तो भाई उसमें मज़ा आया था।
एक्चुअली में उसमें मज़ा आया था। एंड वहाँ पे वो जो VFX वाले शॉट्स थे ना वो इम्प्रूव कर दिए गए थे, क्योंकि ट्रेलर जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी उसके बारे में। तो भाई एक्चुअली में जो जो चीज़ें ट्रेलर में हमने पॉइंट आउट की थी, बहुत सारे रिव्यूवर्स ने पॉइंट आउट की थी कि भाई यहाँ VFX खराब है, यहाँ VFX खराब है, तो उन चीज़ों पे इन लोगों ने मेहनत करके उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दिया है। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने ट्रेलर में नहीं दिखाई थी दे वेर बैड, स्टिल बैड। लेकिन भाई फिर भी मज़ा आया था। ट्रेन वाले चेस सीक्वेंस में मज़ा आया, कार वाले चेस सीक्वेंस में मज़ा आया। एंड उसके बाद फाइनली ऋतिक रोशन निकल जाता है और अब उसको उस बेटी को बचाना है अपना। तो वो क्या करता है, वो खालिद के घर चला जाता है, और क्योंकि उसको लगता है कि खालिद के माँ के पास वो सेफ होगी, तो इसलिए वो खालिद की माँ को सौंप देता है कि कुछ दिन के लिए मेरी बेटी को अपने पास रख लो। तो बस यही एंगल था उस बेटी का। उसके बाद उस मूवी में उसका और कोई काम नहीं था। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आगे जाके जूनियर NTR उससे फिर से मिलता है, और फिर जूनियर NTR से मिलके ऋतिक रोशन उसको सब कुछ ऐसा बता देता है कि देख ऐसी ऐसी बात है, इंडिया के ऊपर खतरा आने वाला है और वो खतरा मैं ही देने वाला हूँ, और मेरे को तेरे को रोकना पड़ेगा। तो जूनियर NTR बोलता है ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैं समझ लेगा, मैं समझ गई तेरे बात। तो भाई फिर उसी के बाद वो प्लेन वाला सीक्वेंस आ जाता है। तो एक्चुअली में क्या है कि कबीर को काम मिला हुआ था कि उस प्लेन में जो बहुत सारे लोग हैं उस प्लेन को हाईजैक करने का, और उस प्लेन में जितने लोग हैं उन सबको खट 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 मार देने का, ताकि इंडिया में हलचल मच जाए। तो अब इस चीज़ के लिए ऋतिक रोशन ने पहले से उसको बता दिया था विक्रम को। तो विक्रम पहले से प्लेन में रेडी होता है, और जब ऋतिक रोशन के बाकी बंदे वहाँ पे आते हैं तो वो सबको ठोक देता है। एंड फिर यहाँ पे जब ऋतिक रोशन और जूनियर NTR मिलके सभी लोगों को मार देते हैं एंड उस प्लेन के सभी लोगों को बचा लेते हैं, तो भाई अब स्लीपिंग गैस वहाँ पे चली हुई थी, तो सब लोग सो रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऋतिक रोशन कहता है कि थैंक यू भाई, हो गया सब कुछ, हम लोगों ने बचा लिया। लेकिन फिर वहाँ से अपना असली रूप NTR दिखा देता है, एंड वो एक एक करके ऋतिक रोशन के सामने ही सबको खट 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 सबको मार देता है भाई। एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन रियलाइजेस कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंड यहाँ पे जूनियर NTR बहुत ही आसानी से उसको मार सकता था, बट वो उसको नहीं मारता। एक्चुअली में वो उसको पैराशूट दे देता है और बोलता है भाग यहाँ से। लेकिन भागने से पहले जब उसको जो वो प्लेन से गिराने वाला होता है ऋतिक रोशन को, तो वो उससे कहता है फिर मिलेंगे कब्बू। और ये जो कब्बू वाली बात ऋतिक रोशन सुनता है तो उसे कुछ याद आ जाता है, और ये एक शॉकिंग चीज़ थी उसके लिए कि भाई कब्बू ये मेरे को बोल रहा है, कब्बू तो कोई और मेरे को बोलता था। और यहीं से इंटरवल हो जाता है। तो भाई यहाँ पे इंटरवल पॉइंट पे ये एक ट्विस्ट था जहाँ पे हम NTR को हीरो से विलेन बनते हुए पहली बार देखते हैं। एंड दोस्तों फिर यहीं से सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। एंड सेकंड हाफ में हमें ऋतिक रोशन का बचपन दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ मर गई, उसके बाप ने सुसाइड कर लिया और वो अकेला रोड में भटक रहा है। तो उसी तरह जो बाकी लौंडे होते हैं वो लोग उसको सता रहे होते हैं, तो एक और जो अकेला रोड में भटकता रहता है वो लौंडा उसको बचाता है। मतलब कि जूनियर NTR, जो छोटा वाला जूनियर NTR है, वो ऋतिक रोशन को बचाता है, फिर वो अपने साथ ही उसको रख लेता है। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ चोरी वगैरह करते हैं, कभी दुकान लूट ली, कभी ट्रेन से किसी का चुरा लिया, कभी किसी का पर्स मार लिया। तो ये सारे काम वो लोग करते हैं। तो इसी तरीके से जब एक बार वो लोग चोरी कर रहे थे तो उनको पुलिस पकड़ लेती है। अब ऋतिक रोशन पकड़ा जाता है, जूनियर NTR रह जाता है। वो भाग सकता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं भागता, और वो बोलता है कि भाई जब काम हमने साथ में किया था, जब चोरी हमने साथ में की थी, तो जेल भी हम लोग साथ ही जाएंगे। तो वो लोग अब क्योंकि वो लोग माइनर्स हैं, 18 साल से कम के हैं, तो उनको बच्चों वाले एक जेल में भेजा जाता है। एंड वहाँ पे 1-2 दिन के बाद कर्नल लूथरा आते हैं, और वो फिर सभी बच्चों से कहते हैं कि या तो हमेशा चोर बनकर रह जाओ या किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बन जाओ। तो वो लोग फिर वहाँ से ट्रेनिंग लेने लगते हैं, सबका फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट। तो अब फिजिकल टेस्ट में तो रघु और ऋतिक रोशन दोनों पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात मेंटल टेस्ट की आती है तो ऋतिक रोशन तो बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दे देता है कर्नल लूथरा के, बट इसके जवाब में, जूनियर NTR के जवाबों में उसको ईगो नजर आता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो इसलिए उन सभी बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, एक था ऋतिक रोशन और एक कोई दूसरा लड़का था। अब इस बात से जूनियर NTR बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई मैंने सब टेस्ट पास कर लिए, फिर भी मेरे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। तो उसको आराम से कर्नल लूथरा बताते हैं कि मैं 6 महीने बाद फिर आऊँगा, और 6 महीने बाद तुम्हारी अगर मेंटालिटी बदल जाए, जब तुम खुद से पहले इंडिया को आगे रखो, तब कुछ हो सकता है। तब वो जो रघु होता है, वो जो जूनियर NTR होता है, वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। एंड फिर वो ऋतिक रोशन से कहता है कि चल भाई बहुत हो गया, अब यहाँ से कट लेते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन कहता है कि नहीं, एक अच्छा चांस मिला है, एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला है, इंडिया के लिए कुछ काम करने का मौका मिला है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ही तुझे जाने दूंगा। तो यहाँ से दोनों के बीच में खटास आ जाती है, और रघु यानी कि जूनियर NTR जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है,
और यहीं से दोनों के बीच में दरार आ जाती है। एंड ये बात उसके अंदर रह जाती है जूनियर एनटीआर के अंदर कि जब ये जेल में गया था तो मैं इसके पीछे आया था कि एक साथ रहूँगा, लेकिन जब यहाँ पे मुझे छाट दिया गया और उसको सेलेक्ट कर दिया गया तो वो यहीं रह गया और मेरे को उसने छोड़ दिया, सारी दोस्ती ख़त्म। तो अब इस चीज़ को लेकर वो अपना एक अलग पाथ चुनता है। अब वहाँ से वो रॉ तक कैसे पहुँचा है वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ से ऋतिक रोशन इसी तरह मेंटोरशिप में रहता है कर्नल लूथरा के, और इसी तरह उसकी आगे जाके वो रॉ एजेंट बन जाता है। रॉ एजेंट बनने से पहले जब उसकी ट्रेनिंग के फाइनल सेशन चल रहे थे तो कियारा आडवाणी के साथ उसका रिलेशनशिप भी था, लेकिन भाई जब उसको कर्नल लूथरा ने कहा कि अब तुम रॉ के लिए काम करोगे तो ऋतिक रोशन को मालूम होता है कि इसमें बहुत खतरा है और अब वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रह सकता किसी के साथ, उससे हमेशा अकेले रहना होगा, इसलिए वो कियारा आडवाणी को मना कर देता है। तो ये कियारा आडवाणी और उसकी एक बैक स्टोरी भी थी। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एक के बाद एक ट्विस्ट आपके ऊपर मुंह के ऊपर फेंकते चले जाते हैं। अब मैं उतना ज़्यादा ट्विस्ट बताऊंगा नहीं, वो आप लोग मूवी में देख लेना। तो ओवरऑल यही सारे ट्विस्ट चलते रहते हैं, लेकिन फिर आखिर में ऋतिक रोशन हर बार फर्स्ट ही आता है और जूनियर एनटीआर हर बार सेकेंड ही आता है। लेकिन एक बार फाइनली जूनियर एनटीआर उससे कहता है कि अब ना ही कली ना ही कोई देशभक्ति, सिर्फ तू और मैं, आ जा एक फाइनल फाइट करते हैं। तो भाई उसी तरीके से एक फाइनल फाइट भी होती है दोनों के बीच में। एंड वहाँ पे वो जो फाइनल फाइट हो रही होती है तो वहाँ पे सिर्फ एक्शन ही नहीं हो रहा होता, एक्शन के साथ साथ वहाँ पे एक इमोशनल बातें भी दोनों के बीच में चल रही होती है। एंड फाइनली इस फाइट के दौरान ही ऋतिक रोशन उसको किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है कि रघु मेरे भाई, मैंने जो भी सीखा था तेरे से सीखा था, मैं तेरी तरह ही बनना चाहता था, और अगर उस दिन तू मौका देता ना मेरे को तो हो सकता है कि मैं तेरे साथ निकल भी जाता वहाँ से। अभी भी मौका है, इंडिया के लिए आ जा, अभी भी मौका है, एक देशभक्त बन जा, इस चीज़ को छोड़ दे। तो भाई इसी तरीके से वो फिर मिल जाता है और फिर जो भी आगे के प्लान्स होते हैं कि पीएम को मारना है, तो पीएम का पूरा जो लास्ट का फाइनल प्लॉट है ना वो यही है कि पीएम को मारना है। वो कली वाले जो है वो पीएम को, इंडिया के पीएम को मारना चाहते हैं, और ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी और अनिल कपूर वो पीएम को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम को मारने का जो प्लान था, उस प्लान को अंजाम किस तरीके से दिया गया था वो रघु ही जानता था, जूनियर एनटीआर ही जानता था। तो जब जूनियर एनटीआर फाइनली जब सब कुछ समझ जाता है तो वो बता देता है कि क्या प्लान बनाया है, और फिर वो लोग उसको पीएम को बचा लेते हैं। फाइनली प्रतीक बोराडे विल लाइक दिस मूवी, पीएम को बचा लिया है वायरफ वालों ने। तो भाई ओवरऑल यही मूवी की कहानी होती है। एंड लास्ट में मूवी के हम देखते हैं कि अब रघुवीर भी एक तरीके से, उसको भी रॉ की तरफ से बता दिया गया है कि रघुवीर भी मर चुका है, रघु भी मर चुका है, मतलब वो रघु नहीं, विक्रम, उसका नाम विक्रम होता है, रघु तो ऋतिक रोशन उसको बुलाता है। तो भाई पीएम को बचाने के बाद आखिर में रॉ की तरफ से ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो एजेंट था विक्रम था, उसे कबीर ने मार दिया है, वो उस रॉग कबीर ने मार दिया है। अभी भी कबीर को रॉग ही बताया जा रहा है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कबीर की सच्चाई बाहर आए, क्योंकि अभी कबीर को और भी चीज़ें ढूंढनी है। तो अब लेकिन यहाँ पे कबीर ने विक्रम को भी बचा लिया है और अब वो दोनों अलग से कहीं और पे हैं, और अब दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए हैं, अलग अलग मिशन पे चले गए हैं, और एक अच्छी दोस्ती है। लास्ट में वहाँ पे पठान और टाइगर का भी नाम लेते हैं दोनों, कि जिस तरह मैं कबीर हूँ, जिस तरह कबीर है, जिस तरह पठान है, जिस तरह टाइगर है, उसी तरह अब से विक्रम भी है, रघु भी है। तो अब ये 4 एजेंट्स तो भाई हो गए हैं हमारे पास। अब 5वीं अल्फा होने वाली है, उसी के बारे में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया गया है। मिड क्रेडिट सीन एक नॉर्मल सा सीन है जहाँ पे बस कियारा आडवाणी को जब रिजेक्ट कर दिया था पहले ऋतिक रोशन ने, तो अब वो फिर से उसको प्रपोज कर देता है कि आप फाइनली चलो शादी कर लेते हैं, बाकी का बाद में देख लेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम लॉर्ड बॉबी को देखते हैं भाई। लॉर्ड बॉबी देओल इज बैक, और लॉर्ड बॉबी देओल एक बच्ची के ऐसे हाथ में एक उसका बना रहा होता है, ए का सिंबल बना रहा होता है। वो बच्ची पूछती है कि ये क्या है, तो वो बोलती है ये अल्फा का सिग्नल है। तो यहाँ पे अब आलिया भट्ट होने वाली है अगली अल्फा, लेकिन आलिया भट्ट के यहाँ पे एक बचपन वाला ही रूप हमें दिखाया गया है कि एक बच्ची है और उसको ट्रेन जो कर रहा है वो लॉर्ड बॉबी कर रहा है। तो भाई अब ये बॉबी देओल का क्या रोल होने वाला है वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि दोस्तों जब एक्चुअली में ये पोस्ट क्रेडिट सीन स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा कि चलो हो सकता है कि ये जो सारी चीजें कंट्रोल जो कर रहा था वो बॉबी देओल ही कर रहा था, लेकिन जब उसको अल्फा के साथ देख लिया तो एक तरीके से वो अल्फा का मेंटोर है। अब भाई लॉर्ड बॉबी एक्चुअली में यहाँ पे कौन है और उसका क्या रोल होने वाला है, उसके बारे में मेरी एक थियरी है दिमाग में, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड भाई मैं यही कहूँगा कि अगर तुम इंटरेस्टेड थे वॉर 2 के ऊपर तो भाई
बिंदास जाओ थिएटर्स में जाकर इस मूवी को देखो, तुम्हारा एक अच्छा टाइम पास होगा, क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर है ये, लेकिन भाई 3 घंटे कब कैसे गुजर गए मेरे को पता भी नहीं चला। एंड भाई मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि तुमको नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, कुछ लोग VFX के ऊपर ही घुस के इसको ट्रोल कर देंगे, लेकिन भाई अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो, जाओ, यू विल हैव अ गुड टाइम, तुमको मज़ा आएगा पिक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी नेगेटिविटी अभी चलती रहेगी, क्योंकि साथ में एक और साउथ की पिक्चर भी आई है कूली, जो अब मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जा रहा हूँ देखने के लिए। तो अब जब 2 बड़ी मूवीज़ आती हैं तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे ही, तो इसलिए किसी और पे ट्रस्ट करने से अच्छा है खुद मूवी देखो और खुद डिसाइड करो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपलोड करते के साथ ही मैं कूली देखने के लिए जा रहा हूँ, एंड हो सकता है कि आज शाम या रात तक तुम्हें कूली का भी एक वीडियो मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।